हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी चल रही है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई डीएस में। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में अपन ने मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, शिक्षा, मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, ये सब चीजें अपन ने देख ली थी। फिर अपन ने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, अधिगम। अधिगम के बारे में अपन ने देखा। अधिगम की अपन ने परिभाषा ही देख ली थी, अधिगम का अर्थ देख लिया था, और अधिगम की विशेषताएं देख ली थी। इन सब चीजों के बारे में अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। दोस्तों, उसके बाद उसी के साथ में अपन अगला चर्चा कर रहे थे अधिगम की प्रकारों की, यानी कि सीखने के प्रकारों के बारे में अपन बात कर रहे थे। और सीखने के प्रकारों के बारे में अपन ने देखा था, अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, वो की थी कि विराम व अविराम सीखना, यानी तीन प्रकार से जो सीखने के जो प्रकार है वो कितने बताए थे? तीन बताए थे। तीन कौन कौन से? विराम, अविराम सीखना, पूर्ण से अंश, पूर्ण व अंश सीखना, सार्थक या अभिप्राय सीखना, या प्रासंगिक सीखना। इन तीनों चीजों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। दोस्तों, आज की क्लास में अपन उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो अपन ने देखा था, विराम अविराम सीखना। विराम व अविराम सीखना, विशेष तो ये दो शब्द हैं आपके, विराम और अविराम। विराम का तात्पर्य तो आप सब समझते हो, विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि कहीं किसी कार्य को करते समय बीच में रुक जाना, वो तो होता है विराम। और किसी कार्य को बिना रुके लगातार कंटिन्यू करना, वो क्या कहलाता है? आपका अविराम। यानी कि वहां कोई विराम नहीं दिया गया, वहां कोई आपका लंच ब्रेक नहीं हुआ, तो आप कंटिन्यू उस कार्य को कर रहे हो, तो वो आपका हो गया अविराम सीखना। इस चीज के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर रहे थे इसके बारे में, अपन को अब आगे अपन बात करते विराम अविराम सीखना में, कि विराम अविराम सीखना कब उपयोगी है। तो जब पहले अपन ने बात की थी विराम सीखना कब उपयोगी है, कि जब कार्य, यानी जब पाठ या कोई विषय वस्तु आपकी बहुत बड़ी हो, जब विषय वस्तु बड़ी हो, तब आपके लिए कौन सा उपयोगी है? विराम सीखना। क्योंकि बड़ी विषय वस्तु को आप लगातार नहीं सीख सकते, आप उसको टुकड़ों में, यानी छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सीख सकते हो। ये चीज इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और दूसरी बात की थी अपन ने अविराम सीखना। अविराम सीखना में अपन ने देखा था कि व्यक्ति बिना रुके किसी कार्य को, यानी किसी पाठ को सीख रहा है, किसी बिंदु का, फिर किसी बिंदु को समझ रहा है, तो वो क्या था? उसका अविराम सीखना। लेकिन ये विधि कब उपयोगी? ये विधि उपयोगी तब थी जब आपका पाठ क्या होता? पाठ्यांश या पाठ का जो पाठ है वो आपका छोटा हो, तब तो आपके लिए अविराम सीखना उपयोगी। और विराम सीखना तब उपयोगी जब आपका पाठ बहुत बड़ा हो, समय आपके पास कम हो। और अविराम सीखना में क्या होता है? सॉरी, अविराम सीखना में तो आपके पास समय कम हो तब सीखना होता है, और विराम सीखने में जब आपके पास समय हो, आप आराम से इसको आराम से भी सीख सकते हो। इन चीजों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। तो दोस्तों, विराम सीखने के बारे में अपन लिख रहे थे, तो आज अपन शुरुआत करते हैं आपके अधिगम के प्रकार में विराम सीखने की। अधिगम के प्रकारों में बात कर रहे थे अपन। पहला जो प्रकार था, अपन ने क्या देखा था? विराम व अविराम सीखना। इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इसके बारे में अपन लास्ट क्लास में बात करते हैं। इसके बारे में लिखना बाकी था, तो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। देखो दोस्तों, विराम सीखने का तात्पर्य क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखें आप। उस सीखने से लगाया जाता है कि विराम सीखना, उस सीखने से, इसका अर्थ क्या है? उस सीखने से लगाया जाता है, उस सीखने से लगाया जाता है। विराम सीखने का तात्पर्य उस सीखने से लगाया जाता है जिसमें बालक किसी पाठ को पढ़ते समय, जिसमें बालक किसी जिसमें बालक किसी पाठ को पढ़ते समय, जब बालक किसी पाठ को पढ़ते समय बीच बीच में रुक जाता है, बीच बीच में रुक जाता है। विराम सीखने का तात्पर्य है कि जब बालक
बालक किसी पाठ को पढ़ते समय बीच-बीच में रुक जाता है। अब ये विधि कब श्रेष्ठ होती है? यह विधि तब श्रेष्ठ होती है। कब? यह विधि तब श्रेष्ठ होती है जब पाठ क्या हो बच्चों? जब पाठ आपका क्या हो? बड़ा हो। जब श्रेष्ठ होती है जब पाठ आपका पाठ क्या हो? पाठ बड़ा हो और सीखने का समय भी आपके पास बहुत हो। जब पाठ बड़ा हो और सीखने का समय पर्याप्त हो। वो तो क्या हो गया आपका? विराम सीखना। उसके बाद दूसरा अपन बात करेंगे अविराम सीखना। अविराम सीखना क्या होता है? इसी का दूसरा क्या है? अविराम सीखना। अविराम सीखना दूसरा क्या है आपका? अविराम सीखना। अब दोस्तों अभी अपन ने बात की थी कि अविराम सीखना कब उपयोगी है। अविराम सीखना कब उपयोगी है? कि जब आपके लिए पाठ छोटा हो और समय भी आपके पास कम हो। यानी कि आपके पास पाठ भी छोटा हो और समय भी आपके पास कम हो, इसलिए इसको ये विधि आपके लिए उस समय उपयोगी है। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में जब अपन इन दोनों विधियों को देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में अपन पाते हैं कि ये दोनों विधियां समय और आवश्यकता के अनुसार उपयोगी है। यानी कि ये कोई तो किसी से कम श्रेष्ठ नहीं है, कोई किसी से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। दोनों समान विधियां हैं, इनकी जहां आवश्यकता होगी उस तरीके से इस विधि का उपयोग किया जाएगा। तो ये दोनों जगह आपकी उपयोगी होती है। तो अविराम सीखना में क्या है? इसका विपरीत, जब बालक किसी पाठ को किसी पाठ को लगातार सीखता है, लगातार सीखता जब बालक किसी पाठ को लगातार सीखता है, यह विधि यह विधि तब श्रेष्ठ होती है यह विधि तब श्रेष्ठ होती है जब पाठ क्या हो आपका? पाठ आपका छोटा हो, समय आपके पास कम हो। पाठ छोटा हो और समय कम हो। तो दोस्तों क्या देखा अपन ने? पहला सीखने के प्रकार में अपन ने देखा कि विराम व अविराम सीखना में अपन ने देखा कि विराम अविराम सीखना से तात्पर्य है उस सीखने से लगाया जाता है। यानी कि विराम सीखना या विराम सीखना, विराम सीखने का तात्पर्य ये है कि उस विधि से लगाया जाता है जिसमें बालक के लिए पाठ बड़ा हो लेकिन वो बालक पढ़ते हुए बीच-बीच में रुक जाता है। बालक बार-बार बीच में रुक रहा है और फिर उसको पुनः पढ़ रहा है। तो यह विधि कब उपयोगी? जब आपका पाठ बड़ा हो और समय भी आपके पास पर्याप्त हो। तब तो कौन सी उपयोगी है आपके लिए विधि? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विराम सीखना। उसके बाद आती है दूसरी विधि। दूसरी विधि में क्या है बच्चों? जब आपका पाठ बिल्कुल छोटा हो और सीखने का समय भी आपके पास कम हो, तब आपको लगातार सीखने वाली विधि का उपयोग करना होता है। दोस्तों ये अपनी पहला आपका प्रकार हो गया। इस बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये दोस्तों दो विधि है, ये विधि दोनों जगह अपनी अपने हिसाब से, अपनी उपयोगिता के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, यानी कि परिस्थितियों के हिसाब से ये विधि दोनों जगह दोनों विधियां उपयोगी है। कोई तो इसमें कम नहीं है, कोई इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है बच्चों। दूसरा अपन बात करेंगे पूर्ण व अंश सीखना। दोस्तों आपके दूसरा है पूर्ण व अंश सीखना। पूर्ण व अंश सीखना में क्या है बच्चों? पूर्ण और
अंश सीखना, पूर्ण व अंश सीखना। दोस्तों पूर्ण व अंश सीखना का तात्पर्य है कि सीखना क्या है कि पूर्ण सीखने का मतलब तो ये रहता है कि एक बालक किसी पाठ को पढ़कर एक साथ पढ़कर उसको तैयार कर लेता है, वह तो आपका क्या होता है पूर्ण पाठ सीखना, यानी कि एक पाठ को लगातार बच्चे ने कंटिन्यू एक साथ एक ही समय में, मतलब अपने कुछ जो निर्धारित समय था, घंटा आधा घंटा जो भी उसने निर्धारित किया था, उस समय के अंतराल में उसने उस पाठ को कंप्लीट पढ़ दिया, वो तो आपका होगा पूर्ण सीखना। और उसमें अंश सीखना, अब अंश सीखना में क्या होता है बच्चों, अंश सीखना में कई इकाइयां कई टॉपिक्स आपके बहुत बहुत बड़े होते हैं। जिस प्रकार से आपका कौन सा आपके मनोविज्ञान में एक टॉपिक है अधिगम, अधिगम आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको अपन अंशों में सीखेंगे, यानी कि पूर्ण एक साथ नहीं सीख सकते, आपको एक क्लास में इसको अच्छे से नहीं सिखाया जा सकता, तो अपन इसको कुछ कुछ भागों में विभाजित करके, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अपन इन चीजों को पढ़ेंगे, तो वो आपका हो गया आपका अंश सीखना। तो पूर्ण सीखने से क्या समझे बच्चों, पूर्ण सीखने का मतलब है कि किसी पाठ को या किसी इकाई को कंटिन्यू एक साथ सीख लेना ही क्या होता है पूर्ण सीखना, यानी कि आपने कोई बिंदु लिया, उस पर चर्चा की, उसके बारे में आपने हर पहलू उसका देख लिया। अब आप इतिहास देखते हो, इतिहास में आप देखते हो एक बिंदु लेते हो, उसमें कंटिन्यू आपके आपको इतिहास के अंदर मान लो आपने कोई भी एक राजा ले लिया, तो उसके बारे में आपने उसकी सारी विशेषताएं और सारी परिचय वगैरह सारा एक साथ एक तो एक बार एक साथ पढ़ लिया हो। और एक होता है कि किसी जैसे मान लो अपन महाराणा प्रताप जैसे राजा को ले ले, तो उसको एक साथ नहीं सीखा जा सकता, उसको सीखने के लिए अलग अलग समय यानी कि समय लगता है, तो वो आपका होता है अंश सीखना, उनको अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके सीखा जाता है, वो आता है आपका अंश सीखना। ठीक है, तो देखो इसमें पूर्ण व अंश सीखना में, पूर्ण व अंश सीखना में पहले लिखेंगे पर पूर्ण सीखना, पूर्ण सीखने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जब एक बालक, देखो जब एक बालक जब एक बालक जब एक बालक किसी पाठ को एक ही बार में, किसी पाठ को एक बार में, जब एक बालक किसी पाठ को एक बार में, जब एक बालक किसी पाठ को एक बार में ही पढ़कर तैयार कर लेता है, पढ़कर तैयार कर लेता है, जब एक बालक किसी पाठ को एक बार में ही पढ़कर तैयार कर लेता है, वह पूर्ण पाठ सीखना होता है, वह पूर्ण पाठ सीखना होता है। ये तो आपका हो गया पूर्ण सीखना। पूर्ण सीखना में क्या हुआ कि जब एक बालक किसी पाठ को एक ही बार में पढ़कर तैयार कर लेता है, तो वो आपका हो गया पूर्ण पाठ सीखना। दूसरा था आपका अंश सीखना। अंश सीखना में क्या होता है, तो अंश सीखना में ऐसा आता है कि जब आपके पास इकाई तो बहुत बड़ी है, समय आपके पास बहुत कम समय भी है, लेकिन इकाई आपकी इकाई बहुत बड़ी है, तो उसको आप कुछ भागों में, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ या विभाजित करके सीखते हो, आपका होता है अंश सीखना। जब एक बालक जब एक बालक जब एक बालक किसी पाठ को या किसी पाठ को अलग अलग इकाइयों अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर कर विभाजित करके सीखता है, उसे अंश सीखना कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहला अपन ने बात की विराम अविराम सीखना, दूसरा अपन ने बात की पूर्ण व अंश सीखना। पूर्ण व अंश सीखना में अपन ने देखा पूर्ण अंश सीखना में अपन ने देखा कि जब बालक किसी पाठ को एक ही बार में, यानी कि बालक किसी भी पाठ को ले लेता है, कोई छोटा पाठ है उसको ले लिया और बालक ने उसको एक बार पढ़ने से उसको वो कंठस्थ हो गया, उसने उस पाठ को कंप्लीटली तैयार कर लिया, वो आपका हो गया उसके लिए पूर्ण सीखना। और
कोई पाठ या कोई पाठ बहुत बड़ा है, उसको एक साथ सीखने के लिए इतना समय नहीं होता है और उसको एक साथ सीख नहीं सकते बच्चे, तो उसको बच्चे कुछ अलग-अलग इकाइयों में डिवाइड करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। तो वो आपका क्या होता है, पूर्ण व अंश सीखना। अगले बात करेंगे दोस्तों, अपन अगले सीखने के प्रकार की बात करेंगे। अगला सीखने का जो प्रकार है वो आपका है सार्थक साभिप्राय सीखना या प्रासंगिक सीखना। सार्थक यानी कि अर्थ शब्द से ही आपको पता लग रहा सार्थक यानी कि अर्थ के साथ सीखना। एक चीज होती है कि आपने किसी पाठ को लिया, किसी टॉपिक को लिया, आपने उसको रट दिया। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अपन रटाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि दो का फाड़ा किस तरीके से बना है, कैसे इसके चार आ रहे हैं, कैसे इसका छह आ रहे हैं, उसको इस बात का पता नहीं। बस उसने एक चीज रट रखी है, गुरुजी ने रटाया है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ। तो वो उस लाइन को डिट्टो कॉपी करता है, तो वो आपका होता है प्रासंगिक सीखना। और एक होता है आपका सार्थक सीखना। सार्थक यानी कि बालक ने उस चीज को समझा। अपन ने बालक को क्या सिखाया, क्या समझाया, दो का फाड़ा सिखाया, दो का पहाड़ा सिखाया, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, यहां तक सिखा दिया। ये तो आपने किसमें सिखाया था, आपके प्रासंगिक सीखना में। लेकिन आपने दूसरा जो बिंदु लिया वो आपका है सार्थक सीखना। सार्थक सीखना में आपने बच्चे को बताया कि बेटा ये जो दो है और दो के बाद ये जो चार आ रहे हैं, ये किस प्रकार से आ रहे हैं, किस विधि से आ रहे हैं, किस माध्यम से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, ये बच्चे को आपने सिखा दिया। वो आपका होता है सार्थक। यानी कि हर एक शब्द का अर्थ समझकर किसी पाठ को पढ़ना, वो तो होता है आपका सार्थक सीखना। और आपको किसी पाठ को पढ़ना ही है, रटना ही है। जिस प्रकार से परिभाषाएं होती है अपने मनोविज्ञान में और इनमें परिभाषाएं चलती है, परिभाषाओं का आपको रटना पड़ता है। उसमें सीखने लायक कुछ होता नहीं, उसको समझना नहीं है, लेकिन आपको उसको रटना ही है। तो वो होता है आपका प्रासंगिक सीखना। आ गया बच्चों समझ में? चलो लिखो इसमें। तीसरे सीखने के प्रकार की अपन बात करने वाले हैं। तीसरा सीखने का प्रकार है आपका सार्थक या सार्थक या साभिप्राय साभिप्राय व सार्थक या साभिप्राय व प्रासंगिक सीखना। यानी कि कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आपको सीखना नहीं होता है, लेकिन वो जब आपके सामने आती है तो आप उनको सीख जाते हो। वो होता है आपका प्रासंगिक सीखना। बेसिकली अपन इससे समझ सकते हैं कि प्रासंगिक का मतलब होता है कि किसी चीज को अपन ने प्रसंगवश सीखा। यानी कि अपने को उसके बारे में कोई पता नहीं था, अपन अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक आपके सामने कोई ऐसी घटना होती है या कोई ऐसी बात आती है, उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। वो होता है आपका प्रासंगिक सीखना। यानी कि प्रसंगवश सीखना। आप उसको सीखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने उसको सीख लिया, क्योंकि वो आकस्मिक घटना जो है अब आपके सामने हुई है, वो अचानक से आपके दिमाग में आई है कोई चीज, तो वो आपने क्या किया है, आपका प्रासंगिक सीखना। तो अभी इसमें पहले बात करेंगे सार्थक सीखना। सार्थक सीखना बच्चों क्या है कि सार्थक सीखने का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु को जब आप अभिप्राय के सहित सीखने का जो प्रयास करते हैं, या उस विषय वस्तु को आप समझते हुए सीखने का प्रयास करते हैं, तो वह सीखना सार्थक सीखना होता है। और यदि कोई अचानक आपको कहीं रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में चल रहे, जैसे अपन इसके अंतर्गत अपन जो आपका जो प्रासंगिक सीखना है, इसके अंतर्गत अपन इसको ले सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा को। यानी कि उसके लिए आपका कोई कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपने किसी घटना को देखा, किसी चीज को देखा और उससे आपने सीख ला, तो वो आपका क्या हो गया, आपका साभिप्राय सीखना। तो चलो बच्चों इसमें लिखते हैं, बच्चों इसमें। जब एक बालक जब एक बालक जब एक या व्यक्ति व्यक्ति किसी विषय वस्तु को जब एक बालक या व्यक्ति किसी विषय वस्तु को अर्थ
समझते हुए, समझते हुए सीखने का प्रयास करता है। सार्थक सीखना, सार्थक सीखना कहलाता है। अब इसी के साथ दूसरा आपका क्या है, पहला अपन ने सीख लिया सार्थक सीखना और एक प्रासंगिक सीखना। प्रासंगिक सीखना का तात्पर्य कि यदि आपको किसी चीज की जानकारी प्रसंगवश किसी अचानक किसी बात से या किसी घटना से आपको अचानक जो सीखने को मिल गया वो आपका प्रासंगिक सीखना होता है। तो प्रासंगिक सीखना में लिखूं, यदि किसी यदि किसी या यदि कोई जानकारी या किसी जानकारी को प्रसंगवश सीख जाना, सीख लेना या ग्रहण कर लेना, सीख लेना या ग्रहण कर लेना प्रासंगिक सीखना होता है। प्रासंगिक सीखना होता है। तो दोस्तों क्या क्या बातें की अपन ने, दोस्तों अब तक अपन ने बात जो कर ली वो आपने की। अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया विराम व अविराम सीखना से। विराम अविराम सीखना क्या होता है बच्चों, विराम अविराम सीखना आपका होता है कि बालक किसी कार्य को कर रहा है, वो करने में उसको कंटिन्यूसली किसी वो कार्य को अगर कर रहा है बालक, तो वो आपका क्या होता है, सार्थक सीखना। सॉरी, विराम और अविराम सीखने में बात करें पर, तो विराम सीखने में क्या होता है कि विराम सीखने में ऐसा होता है कि कोई पार्ट आपके लिए बड़ा है, उसको सीखने में आपको समय अधिक लगेगा, तो आप उसको कंटिन्यू ना सीखते उसको कुछ भागों में, यानी कि उसको रुक रुक कर बीच में कोई कार्य आप कर रहे हैं, करते करते आप कोई भी पार्ट आपने लिया, मान लो पार्ट आपने कोई भी एक पार्ट ले लिया, वो आपके लिए बहुत बड़ा है, ठीक है, क्या है कि पार्ट बहुत बड़ा है। जब पार्ट बड़ा है तो आप उस पार्ट को लगातार ना सीखे हुए, यानी कि आप उस पार्ट को लगातार नहीं सीख पा रहे हैं, आप उसको लगातार नहीं सीख सकते, ऐसे मान लेते हैं कि मान लो नहीं सीख सकते, तो आप उस पार्ट को सीखते समय कभी कभी बीच में रुक जाते हो। अब आप मान लो जैसे गणित विषय पढ़ रहे हो, गणित पढ़ते पढ़ते सवाल निकालते निकालते मान लो आपको कोई सवाल नहीं आ पा रहा है, तो आप उस समय क्या करोगे, उस समय आप दूसरा सवाल, यानी कि दूसरी सब्जेक्ट आप सोचोगे भाई अब मेरा दिमाग इसमें काम नहीं कर रहा, तो आप उसको छोड़ दोगे वही, तो बोलेंगे उसके बाद कि अपन दोबारा इसको माइंड फ्रेश माइंड से इसको सीखेंगे। तो फिर आप उसको वहां रोक दिया आपने और आप दूसरा विषय पढ़ने लग गए, तो फिर आप थोड़ी देर बाद वापस उस विषय को पढ़ते हैं, तो वो आपका होता है विराम सीखना। लेकिन ये सब जब उपयोगी, ये कब उपयोगी होता है, ये जब उपयोगी होता है जब आपका पार्ट बहुत बड़ा हो और सीखने के लिए समय भी बहुत सारा पड़ा हो, तब वो आपका सार्थक सीखना होता है, यानी तब आपका वो अविराम सीखना उपयोगी होता है, विराम सीखना उपयोगी होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अपन विराम अविराम सीखने की। अविराम सीखने में क्या होता है, अविराम सीखने में होता है बच्चों कि आप किसी पार्ट को लगातार बिना रुके, बिना कभी बीच में रुके लगातार किसी पार्ट को आप सीख रहे हो, तो वो आपका होता है अविराम सीखना। इसमें होता क्या है बच्चों कि आपके लिए पार्ट सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंक है वो ये होनी चाहिए कि आपका जो पार्ट है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े पार्ट को आप एक साथ नहीं सीख सकते, इसलिए आपके लिए जो जो पार्ट है वो छोटा होना चाहिए। पार्ट छोटा होना चाहिए और समय भी आपके पास कम होना चाहिए। अगर पार्ट छोटा है और आपके पास समय भी बहुत अधिक है, तो आप उसको बहुत ही आराम से, कहीं कोई बात नहीं भी तो अपने पास समय पड़ा है आराम से सीख लेंगे, तो वो आप उसमें आप अविराम में ना गिनते हो उसको, आप किसमें गिनोगे, विराम सीखने में गिनोगे। तो अविराम सीखने का मतलब है कि पार्ट आपके पास छोटा होना चाहिए और सीखने का समय भी आपके पास कम होना चाहिए। आप किसी बिंदु को लेते हो या किसी पार्ट को लेते हो, आप उसको कंटिन्यू ही पढ़ते हो, कंटिन्यू ही सीखते हो, आता है आपका अविराम सीखना। और दोस्तों इन विधियों की उपयोगिता मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में अपनी इस विधियों की उपयोगिता देखें, तो इन विधियों की उपयोगिता अपनी जगह यानी परिस्थिति और काल और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग होती है, यानी कि इसमें कोई तो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, कोई कम श्रेष्ठ नहीं है, जैसी जिसकी जरूरत। कहते हैं ना कि गरज के समय जो काम आ जाए वही चीज उपयोगी है, तो वही इस इन विधियों का भी यही सिस्टम है कि जो विधि जिस परिस्थिति के लिए उपयुक्त है वो
वो उस समय वो श्रेष्ठ मानी जाएगी। उसके अगर आपको श्रेष्ठ विराम वाली लग रही है तो वो विराम वहां सही नहीं हो सकती जहां आपको अविराम सीखने की जरूरत पड़ी है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में दोनों विद्या सीखने की जो दोनों विद्या वो आपकी अलग अलग होती है। और विराम विराम है विराम सीखने में यह है कि जिसकी जहां आवश्यकता होगी उस हिसाब से उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। उसके बाद अपन बात कर रहे थे दूसरी जो विधि आपकी है, दूसरा जो आपका प्रकार है वो आपका बात कर रहे थे अपन पूर्ण व अंश सीखना। पूर्ण व अंश सीखना में अपन ने क्या देखा बच्चों, पूर्ण व अंश सीखना में अपन ने देखा कि एक पाठ होता है वो एक बार या तो अपन किसी पाठ को अपन एक बार पढ़ ले, ठीक है। एक पाठ है आपके पास, आपको एक पाठ दे दिया गया, आप उस पाठ को एक बार बिना रुके कंटिन्यू उस पाठ को आपने कंप्लीट पढ़ लिया, तो वो आपका क्या हो गया, पूर्ण सीखना। लेकिन कई बार क्या होता है कि इकाइयां बहुत बड़ी होती है, यानी कि कई बार क्या होता है पाठ बहुत बड़े होते हैं, तो उन पाठों को अलग अलग इकाइयों में डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं, वो आपका होता है अंश सीखना। उसके बाद अपन ने बात की थी सार्थक व साभिप्राय सीखना या प्रासंगिक, सार्थक या साभिप्राय सीखना व प्रासंगिक सीखना। सार्थक व साभिप्राय सीखने का तात्पर्य, सार्थक यानी कि सार्थक आपका शब्द से ही आपको अर्थ समझ में आ रहा है। सार्थक यानी कि अर्थ समझकर किसी बिंदु के या किसी विषय का, यानी आपने जो शब्द पढ़ा है उसका आपने अर्थ समझा है, तब तो वो आपका सार्थक सीखना है। यदि आपने ये सोचा है कि कोई ना ये अपने को पढ़ना है, इसको अपन को रटना है, तो वो आपका सार्थक सीखना नहीं, क्योंकि आपको उसके जो अंदर का जो मूल भाव है, जो मूल तत्व है, वो आप समझ नहीं पाए, केवल आपने एक परीक्षा की दृष्टि से उसको रट लिया उस समय के लिए, तो वो आपका सार्थक सीखना नहीं माना जाएगा, वो आपका सार्थक सीखना नहीं होगा। तो सार्थक सीखने में करना क्या होता है बच्चों, सार्थक सीखने में आपको हर एक शब्द की, आपके पास कोई लाइन है या कोई बिंदु है, उसके एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। जब तक आपको उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो वो आप उसे अपन सार्थक सीखना नहीं कह सकते। और दूसरा जो बात की थी इसी के अंदर, वो दूसरी आपकी प्रासंगिक सीखना। दोस्तों प्रासंगिक सीखने से तात्पर्य कि प्रासंगिक यानी कि किसी भी कार्य को या कोई भी चीज आपने को प्रसंग यानी कि अचानक आपने किसी चीज को सीख लिया, आपको उसको सीखना नहीं चाह रहे थे, आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपको कुछ ऐसा दिखा या कुछ ऐसी शब्द ऐसे बिंदु आपके सामने आए जो आपने अचानक सीख लिए, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने बातें कर ली थी। अब प्रासंगिक यानी कि प्रसंगवश अचानक किसी बात का आपको उससे कोई मतलब नहीं था, आपको उस बिंदु से या उस विषय से या उस शब्द से आपका कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी वो आपके माइंड में आ गया, आपने उसको सीख लिया, तो वो आपका होता है प्रासंगिक सीखना। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में, कल फिर मिलेंगे अपने निर्धारित समय पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखो दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको भी मेहनत करनी है, आपको भी हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उससे आप हमें पूछिए, कमेंट्स कीजिए, हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो ऐसी आशा करता हूँ कि मैं आगे से आप हमें हमारे बहुत अच्छा सपोर्ट करोगे, क्योंकि जिस जिस प्रकार से आपके सब्सक्राइब से हमारा ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ हमारे बच्चे हमें सीख पा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा नॉलेज हमें बच्चे चाह रहे हैं हमसे सीखना, हमें खुद को मोटिवेशन मिलता रहता है। कि अपन देखते हैं कि कोई भी अगर कार्य करते हैं अपन, कोई भी अगर कार्य स्टार्ट करते हैं, कोई भी कार्य अपन करते हैं, उसमें अपने को क्या चाहिए, मोटिवेशन। तो बच्चों आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें जोश आता है, हम और अच्छा आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और जो भी बालक या जो भी छात्र आपके सहपाठी, आपका भाई बहन परिवारजन, कोई भी शिक्षक भर्ती की अगर तो तैयारी कर रहा है, विशेषली अभी जो अपना जो बैच चल रहा है वो आपका रीट का चल रहा है, रीट का बैच आपको कंप्लीट होने के बाद नया बैच आपका स्टार्ट करेंगे, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में से किसी का करेंगे, और साथ में अन्य विषयों के भी क्लासेज अपन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हमें कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जब आप विद्यालय में गए होंगे, जब आप कहीं जाते हो, आप कोई अच्छा कार्य करते हो, प्रभावी कार्य करते हो, तो आपको वहां जब आपको उस कार्य की सराहना की जाए, आपको उसके लिए तारीफ की जाए, उसकी तारीफ की जाए, आपको पारितोषिक दिया जाए, तो आपके लिए वो बहुत ही
आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए आपको प्रोवाइड करते रहे। इसी के साथ मैं आपकी इसी आशा के साथ आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद बच्चों।